दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण इंडिया जीके पढ़ाने जा रहा हूँ। संपूर्ण इंडिया जीके इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो इंडिया जीके होती है आपको पता ही है, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे लो, चाहे भले आप कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे लो, तो सभी एग्जामों में इंडिया जीके पूछी जाती है। तो जिन विद्यार्थियों ने इंडिया जीके की कहीं पर कोचिंग नहीं की है, तो उनके लिए बता दूँ, आपको अब कोचिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको कोचिंग से बेहतरीन देने का प्रयास करूँगा। एक बार 1-2 क्लास आप हमारी लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लेना खुद कि आपको किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना? और जिन विद्यार्थियों को इंडिया जीके से डर लगता है ना, तो आप टेंशन मत लो, आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको संपूर्ण इंडिया जीके करवाऊँगा। साथ में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सारा कुछ मैं आपके लिए करवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना? इसलिए आपको करना क्या है, आपको बस हमारे चैनल से जुड़ना है और अपने साथियों को अधिक से अधिक जोड़ना है, ताकि हमको थोड़ा-सा समर्थन मिल सके। यदि आप हमें सपोर्ट करते रहोगे, तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स अवेलेबल करवाएँगे और अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाएँगे, ठीक है ना? तो हम सबसे पहले इंडिया जीके के अंतर्गत शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। देखिए, ये हिस्ट्री का पार्ट आता है, ठीक है ना? तो हिस्ट्री के पार्ट में मैं आपके लिए दिल्ली सल्तनत करवाऊँगा, और यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो, तो आप नोट्स भी बना लेना। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हो, तो आप पीडीएफ भी यहाँ से ले सकते हो। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है ना? प्रत्येक वीडियो की लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो, तो आप नोट्स बना लेना, ठीक है ना? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। देखिए, दिल्ली सल्तनत की यदि हम बात करें, तो इसका समय 1206 ईसा पूर्व से 1526 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 1206 ईसा पूर्व से पहले क्या था और 1526 ईसा पूर्व के बाद क्या था। तो देखिए, 1206 ईसा पूर्व से पहले हमारे भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण किए गए थे, ठीक है ना? क्या किए गए थे? विदेशी आक्रमण किए गए थे। और 1526 ईसा पूर्व के बाद यहाँ पर एक साम्राज्य स्थापित हुआ था, जिसको बोलते हैं मुगल साम्राज्य। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें 1206 की, तो 1206 तक आने से पहले हम आपके लिए कुछ विदेशी आक्रमण पढ़ा देते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1206 से लेकर के 1526 तक का दौर। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, ठीक है ना? तो 1206 से पहले कौन-कौन से विदेशी आक्रमण हुए थे, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए, विदेशी आक्रमणों के अंतर्गत सबसे पहले हम आक्रमण पढ़ते हैं अरब आक्रमण, यानी कि अरब देश की तरफ से होने वाले आक्रमण। देखिए, अरब आक्रमण कहाँ से लेकर कहाँ तक हुए थे, वो मैं आपके लिए समझा देता हूँ। तो समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले 3D मैप की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि 3D मैप के माध्यम से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और साथ में आपको ये भी बता दूंगा कि आपका जो वर्तमान भारत है ना, वो वर्तमान भारत का मैप कैसा है, और हमारा जो 1206 ईसा पूर्व और 1526 ईसा पूर्व का जो भारत था, उस समय भारत का मैप कैसा था, ठीक है ना? वो सारा का सारा कुछ मैं बता दूंगा। साथ में आपको ये भी समझा दूंगा कि अरब देश किधर की तरफ है और उसने कहाँ से लेकर के कहाँ तक, यानी कि किस रास्ते से होकर के उसने आक्रमण किए थे। तो कुछ समय आपके लिए 3D मैप की तरफ जाना पड़ेगा, उसमें 3D मैप में थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद हम चलेंगे थ्योरी की तरफ। तो हम आपको 3D मैप की तरफ लेके चलते हैं। देखिए, आपको ये पूरी पृथ्वी का मैप दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी पूरी पृथ्वी है, ठीक है ना? और इस पूरी पृथ्वी के अंतर्गत मैंने आपको 5 महासागर और 7 महाद्वीपों को अच्छी तरह से करवा दिया था, जब आपको ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस करवाया था। ठीक है ना? इस ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस की यदि हम बात करें, तो इसके अंतर्गत मैंने आपको एशिया महाद्वीप करवाया था, ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा महाद्वीप हो गया आपका एशिया महाद्वीप। और इस एशिया महाद्वीप में आपको जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये है अपना भारत। इसको बोलते हैं आधुनिक भारत, यानी कि भारत का जो आधुनिक नक्शा है ना, वो यही है, ठीक है ना? यदि हम बात करें प्राचीन भारत की, तो आपको पता ही होगा, जो प्राचीन भारत की यदि हम बात करेंगे, तो यहाँ पर है आपका पाकिस्तान। तो ये पूरा का पूरा जो पाकिस्तान वाला एरिया था, यानी कि यहाँ से लेकर के यदि हम इस तरह से चलेंगे, तो कुछ इस तरह से अपने भारत का नक्शा था उस समय, ठीक है ना? अब हम देखते हैं अरब देश की। तो देखिए, ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप और ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो इन दोनों के बीच में उपस्थित है आपका अरब देश वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? अरब देश वाला क्षेत्र। अब देखिए, अरब देश के जो राजा महाराजा थे, वो किस तरह से आक्रमण करते थे? वो अरब देश के राजा महाराजा इस तरह से आते थे, मरुस्थल वाले क्षेत्र से होते हुए, और यहाँ पर अपना जो पाकिस्तान वाला हिस्सा था, वो पहले भारत में था, तो यहाँ पर वो आक्रमण करते थे, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा, अरब देश के लोग यहाँ से आते हुए पश्चिम भारत में आक्रमण करते हैं, तो इनको बोलते हैं अरबन आक्रमण, यानी कि अरब आक्रमण इनको बोलते हैं। अब देखिए, इनके अंतर्गत किस प्रकार से आक्रमण हुए थे, वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो वो मैं आपको थ्योरी में समझाऊंगा, लेकिन थ्योरी में समझने से पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए। इस भारत के मैप में आपको मैं सिंध वाला क्षेत्र और बता देता हूँ। देखिए, यदि हम सिंध वाले क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर हो गया आपका पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के अंतर्गत ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, पाकिस्तान के अंतर्गत ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सिंध क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना? कौन सा क्षेत्र कहलाता है? सिंध क्षेत्र कहलाता है, याद रखना इस चीज़ को। तो पाकिस्तान के अंतर्गत ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका सिंध क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना? अब देखिए, आपको एक एक पार्ट में आपको थ्योरी के माध्यम से समझा देता हूँ कि कौन कौन से राजाओं ने किस तरह से आक्रमण किए थे। देखिए, थ्योरी के अंतर्गत यदि हम बात करें अरब आक्रमण की, तो सबसे पहले जो अरब आक्रमण था, वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है ना? किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, और लगभग 712 ईसा पूर्व किया था, ठीक है ना? कब किया था? 712 ईसा पूर्व किया था। देखिए, इस आक्रमण को आप इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए, ये तो हो गया आपके भारत का नक्शा, ठीक है ना? और इस नक्शे में यहाँ पर है आपका
आपका सिंध वाला क्षेत्र, और यहाँ पर हो गया आपका अरब देश, ठीक है ना। यहाँ पर एक राजा रह रहा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। उस राजा का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। और यहाँ पर एक राजा का साम्राज्य था जिसका नाम था दाहिर, ठीक है ना। क्या नाम था? दाहिर इसका राजा का नाम था, और इस राजा का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये राजा यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इस दाहिर को मार देता है, ठीक है ना। दाहिर को मार देता है, तो दाहिर की यहाँ पर क्या थी? पत्नी थी, कोई ना कोई तो पत्नी होगी ना इस साम्राज्य में, और उस पत्नी का नाम था रानी देवी, ठीक है ना। क्या था? उस पत्नी का था रानी देवी नाम। अब ये रानी देवी क्या करती है? रानी देवी को पता चलता है कि उसका जो पति था वो मर चुका है, तो पति के मरने की वजह से वो क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है, ठीक है ना। यानी कि अग्नि में कूद जाती है, जो अपनी अन्य रानी थी उनको लेकर के अग्नि में कूद जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था वो सफल हो जाता है, किस पर? सिंध पर सफल हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप अच्छी तरह से इस थ्योरी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिंध बताया था कहाँ पर है, तो वहां पर एक राजा था जिसका नाम है दाहिर, वो रह रहा था उस पर, वहां पर उसका साम्राज्य था, ठीक है ना। तो इस तरह से सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया जो कि सफल हो गया था, यानी कि इसको मार दिया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि अरब देश का राजा था। दाहिर की पत्नी का नाम था रानी देवी, उसने क्या कर लिया? जौहर कर लिया था, ठीक है ना। जौहर कब किया था उसने? लगभग 712 ईसा पूर्व में किया था, जो कि भारत का प्रथम जौहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं भारत का प्रथम जौहर। इस तरह से आपको मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो पूरी की पूरी जो जानकारी मिली आपको, ये सारी की सारी जानकारी कहाँ से मिली? तो ये जानकारी आपको चचनामा ग्रंथ से मिलती है, ठीक है ना। किससे मिलती है? चचनामा ग्रंथ से। यदि हम बात करें इस चचनामा ग्रंथ की, तो इसके रचयिता कौन है? देखिए इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना दाहिर के पिता ने की थी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम चच था, ठीक है ना। जिसका नाम क्या था? चच था। यानी चच जो था वो दाहिर का पिता था, तो दाहिर के पिता ने चचनामा ग्रंथ की रचना की थी, और जिसके अंतर्गत दाहिर पर जो आक्रमण हुआ था किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने वो आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर किस तरह से आक्रमण किया था, रानी देवी ने किस तरह से वहां पर जौहर किया था, वो सारी की सारी घटनाएं उसका जो पिता था चच, दाहिर का पिता, वो लिख गया, ठीक है ना। अब इस युद्ध को एक नाम दिया गया, उस युद्ध का नाम था रावर का युद्ध, ठीक है ना। किसका नाम था? रावर का युद्ध। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि रावर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ। तो रावर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? एक तो मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ था, और एक किसके बीच में हुआ था? एक आपके दाहिर राजा के बीच में हुआ था, जो कि किसका राजा था? ये सिंध का राजा था, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। तो इस तरह से सारी की सारी घटना का विवरण मिलता है आपको चचनामा ग्रंथ में। ये अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट है आपका जजिया कर। देखिए जजिया कर क्या होता है, ये आपके लिए मैं समझा देता हूँ। ये मैंने आपके लिए एक नोट में लिखा रखा है, नोट में इसलिए लिखा रखा है क्योंकि देखिए जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे ना, ये अरब आक्रमण की बात हो, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भी कुछ राजा ऐसे आएंगे जिन्होंने क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था, ठीक है ना। अभी जो आप अरब आक्रमण पढ़ रहे हो ना, तो अरब आक्रमण के समय भी कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था, ठीक है ना। तो ये आप समझ लीजिए पहले कि जजिया कर होता क्या है, ताकि जब आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको जजिया कर पढ़ने को मिलेगा, तो जजिया कर आपके लिए अभी समझ में आ जाएगा, तो आपको आगे सोचने या समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखिए जजिया कर होता क्या है। यह गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है, जो कि धार्मिक कर होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब मुसलमान लोगों के जो आक्रमण हुए थे, यानी कि जो अरब आक्रमण होते हैं हमारे राजाओं पर, जो हिंदू के राजा थे, तो उन्होंने क्या किया था? मुसलमान के राजाओं ने हिंदुओं के राजा को हरा दिया था। हराने के बाद उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है ना। साम्राज्य स्थापित करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया? मुसलमानों का शासन हो गया। मुसलमानों का शासन होने के बाद उन्होंने क्या किया? मुसलमान राजाओं ने जो हिंदू लोग होते थे उन हिंदू लोगों पर क्या कर दिया? धर्म के नाम पर एक कर लगा दिया, ठीक है ना। कौन सा कर था? जिसको हम जजिया कर बोलते हैं। यानी कि उन्होंने कहा था जो मुसलमान नहीं है, जो लोग मुसलमान नहीं है, जो लोग हिंदू हैं, वो अपने धर्म के नाम पर एक टैक्स देंगे, ठीक है ना। और टैक्स की राशि उन्होंने निर्धारित कर दी थी कि इतना टैक्स आपको देखना देना पड़ेगा, क्योंकि आप मुसलमान नहीं हो, या तो आप मुसलमान बन जाओ या फिर आप अपना टैक्स दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह का जो उन्होंने कर बनाया था उसको बोलते हैं जजिया कर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? जजिया कर बोलते हैं। अब देखिए भारत का प्रथम जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ठीक है ना। तो यही मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? दाहिर पर आक्रमण करता है, दाहिर राजा को मार देता है। दाहिर राजा को मारने के बाद ये क्या करता है? भारतीय जितने भी भारत के लोग थे उन पर जजिया कर लगा देता है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था वो किसने लगाया था? वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था 712 ईस्वी में। याद रखना इस चीज को। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखिए अगले पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है जजिया कर के बारे में। देखिए जजिया कर की यदि हम बात करें तो स्थायी रूप से लगाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। किसने लगाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थायी रूप से लगाया था। और समाप्त कर दिया, समाप्त किसने कर दिया था? 1564 में अकबर आया था। यानी कि देखिए जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तो था दिल्ली सल्तनत का राजा,
किसका था? दिल्ली सल्तनत का राजा, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के समय हम पढ़ाएंगे आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक आपको समझ में आ जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको लगाया था। यदि हम बात करें इसकी अकबर की, तो ये था आपके मुगल काल का राजा, ठीक है ना। तो स्थायी रूप से लगाया ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में ये कर लगाया था। कौन सा कर? जजिया कर, ठीक है ना। और चलता रहा तो उसके बाद आया था आपका मुगल काल। ये मुगल काल आने के बाद इसमें एक राजा बना था जिसका नाम है अकबर, ठीक है ना। तो इस अकबर ने 1564 में इसको समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। तो देखिए कितना लंबा समय हो चुका था इसको लगाते हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के समय ये लगाया था और अकबर ने इसको मुगल काल के समय समाप्त किया था, तो 1564 में समाप्त किया था। जब अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था तो उसके बाद औरंगजेब आता है, वो लगभग 1679 ईस्वी में औरंगजेब इसको लगा देता है, ठीक है ना, दोबारा से लगा देता है किसको? जजिया कर को। देखिए अकबर ने कब लगाया था, औरंगजेब ने कब लगाया था, जब मैं आपको मुगल काल पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल तो आप इतना ही याद रखिए कि स्थायी रूप से लगाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और समाप्त कर दिया था 1564 में अकबर ने, और इसको दोबारा से लगाया था 1679 में औरंगजेब ने, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे इसमें एक नोट पॉइंट और लिखा रखा है। देखिए जोहर सबसे पहले किसने किया था? जोहर सबसे पहले रानी देवी ने किया था, ठीक है ना। किसने किया था? रानी देवी ने। क्यों? क्योंकि इसका जो पति था ना उसका नाम था दाहिर, ठीक है ना। क्या था? दाहिर था। और दाहिर को जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने हरा दिया था, ठीक है ना। इसलिए रानी देवी को क्या करना पड़ा? जोहर करना पड़ा। तो इसने लगभग 712 ईस्वी में भारत का जो पहला जोहर था वो लगभग 712 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। अब इस जोहर के अंतर्गत यदि हम बात करें राजस्थान के पहले जोहर की, तो राजस्थान का जो पहला जोहर था वो लगभग 1301 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। अब देखिए राजस्थान की यदि हम बात करें तो 1301 ईस्वी में तो हुआ था जल जोहर। जल जोहर क्या होता है? देखिए जल जोहर ये होता है, रानी क्या करती है जब राजा हार जाता है तो रानी अपनी, सपोज कीजिए रानी है, ठीक है ना। ये रानी क्या करेगी? इसका राजा हार चुका है तो ये रानी अन्य रानियों को मिला करके, जितनी रानी दासी जितनी भी होती थी उन सभी को मिला करके साथ ले जाती थी। और साथ लेकर जाने के बाद ये जल का जो कुंड होता था राजा महाराजाओं का, उस कुंड में कूद करके डूब करके मर जाती थी, ठीक है ना। उसको बोलते हैं जल जोहर। अब बात करें जल जोहर की, तो सबसे पहले 1301 ईस्वी में राजस्थान में जो जोहर हुआ था उसको बोलते हैं जल जोहर, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम राजस्थान में कब जोहर हुआ था? 1301 ईस्वी में। और कौन सा जोहर हुआ था? जल जोहर हुआ था, ठीक है ना। और एक होता है आपका अग्नि जोहर। देखिए अग्नि जोहर क्या होता है? अग्नि जोहर ये होता है, रानी क्या करती है जब राजा हार जाता तो सारी की सारी रानियों को एक साथ लेकर के अग्नि कुंड में कूद जाती है, ठीक है ना। किस में कूद जाती है? अग्नि कुंड में कूद जाती है। अग्नि कुंड में कूदने के बाद अपने न्यौछावर कर देती है। इस तरह के जोहर को बोलते हैं अग्नि जोहर। यदि अग्नि जोहर की बात करें तो अग्नि जोहर लगभग 1303 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। तो देखिए 1301 ईस्वी में तो हुआ था जल जोहर और 1303 ईस्वी में हुआ था अग्नि जोहर, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। यदि हम बात करें जल जोहर की, तो जल जोहर कब हुआ था? 1301 ईस्वी में हुआ था, रणथंभौर दुर्ग में हुआ था राजस्थान के अंतर्गत। जब मैं आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ाऊंगा तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इसको इतना याद रख लीजिए, ये मैंने आपके लिए इसलिए लिखवाया क्योंकि मैंने जोहर करवाया था ना कि पहला जोहर भारत का कब हुआ, तो भारत का पहला जोहर हुआ था 712 ईस्वी में और राजस्थान का पहला जोहर हुआ था 1301 ईस्वी में, ठीक है ना। इस तरह से आपके सारे के सारे पॉइंट क्लियर होते हैं। अब पढ़ते हैं अगला आक्रमण, और अगला आक्रमण है इसके अंतर्गत सवक्तगीन का आक्रमण। किसका है? सवक्तगीन का आक्रमण। देखिए सवक्तगीन ने कब आक्रमण किया था? ये लगभग 986 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 986 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है। अफगान के गजनी में अल्पतगीन ने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की और अपना दामाद सवक्तगीन को बनाया। देखिए इसको समझने से पहले आपको ये पूरा का पूरा समझना पड़ेगा कि अल्पतगीन ने कहाँ पर स्थापना की? अफगान, यानी कि अफगान कहाँ पर है और अफगान के बाद तुर्क साम्राज्य क्या होता है, ये सारे पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे, तब आपको ये आक्रमण अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। देखिए मैं इसको आपके लिए समझा देता हूँ 3D मैप के माध्यम से, थोड़ा इसको समझ लीजिए। देखिए ये आपको पूरा का पूरा इंडिया का मैप और या फिर ऐसा समझ लीजिए संसार का मैप दिखाई दे रहा होगा। अब इस मैप के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको तुर्क साम्राज्य समझा देता हूँ। देखिए यदि हम बात करें तुर्क साम्राज्य की, तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है टर्की, ठीक है ना। इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है टर्की। और यहाँ के जितने भी राजा थे उनको बोलते थे तुर्क राजा, ठीक है ना। क्या बोलते थे? तुर्की राजा या फिर तुर्क राजा उनको कहते थे, ठीक है ना। अब देखिए टर्की देश में एक राजा था। राजा कौन सा था? राजा का नाम था अल्पतगीन, ठीक है ना। राजा का नाम क्या था? अल्पतगीन था। अब ये अल्पतगीन क्या करता है? यहाँ टर्की से चलना शुरू करता है, टर्की से इधर की तरफ। यहाँ पर है आपका अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक जगह है और अफगानिस्तान में जो जगह थी ना उसका नाम है गजनी। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम क्या है? गजनी है, ठीक है ना। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी। तो यहाँ से शुरू करता है एक राजा चलना, यानी कि तुर्की से। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। तो इस तुर्की देश से यानी कि यहाँ से एक राजा चलना शुरू करता है और यहाँ पर चलता हुआ अफगानिस्तान के गजनी तक पहुंच जाता है। और उस राजा का नाम क्या था? अल्पतगीन था, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को, भूल मत जाना। उस राजा का नाम था अल्पतगीन। अब ये अल्पतगीन हो जाता बूढ़ा। बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद ये राजा क्या करता है? अपने मंत्री को दामाद बना लेता है, ठीक है ना। क्या बना लेता है? दामाद। और उस दामाद का नाम क्या था? उस दामाद का नाम था सुबक्तगीन, ठीक है ना। क्या नाम था? सुबक्तगीन उस दामाद का नाम था। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इस तरह से सुबक्तगीन इस दामाद का नाम था।
अब देखिए सबकतगीन उसका दामाद बन गया। अब सबकतगीन क्या करता है, ये जो गजनी वाला क्षेत्र था ना, और यहाँ पर है आपका सिंध वाला क्षेत्र, तो सबकतगीन यहाँ पर अटैक करता है दोबारा से सिंध पर। देखिए यहाँ से अटैक किया था किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, किस पर, सिंध पर, ठीक है ना। और यहाँ से अटैक करता है कौन, गजनी करता है, गजनी की यानी गजनी के शासक करता है किस पर, सिंध पर। इस तरह से सिंध पर टोटल मिलाकर के 2 आक्रमण हुए। कितने हो गए, 2 आक्रमण हो गए। पहला आक्रमण किसने किया, पहला तो किया आपके मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है ना, वो किया था 712 ईस्वी में। दूसरा जो आक्रमण किया था वो किया था जयपाल पर, ठीक है ना, किस पर किया था, जयपाल पर किया था। देखिए जयपाल की कहानी मैं आपके लिए बता देता हूँ। जब आपका जो यहाँ पर राजा था पहला, जिसका नाम था दाहिर, जब दाहिर मर चुका था 712 ईस्वी में, उसकी डेथ हो चुकी थी, तो उसके बाद 986 ईस्वी में यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम हो गया था जयपाल, ठीक है ना, वो इसका साम्राज्य चला रहा था, किसका, यहाँ पर सिंध का। तो सिंध पर आक्रमण कर देता है जयपाल पर, कौन आक्रमण कर देता, सबकतगीन, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला आक्रमण किसने किया था, यहाँ पर दाहिर पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, दूसरा किया था सबकतगीन ने, किस पर, जयपाल पर किया था, ठीक है ना। यही पूरी हिस्ट्री आपके लिए थ्योरी में मैंने लिखा रखी है। अब थ्योरी को समझ लेते हैं। देखिए इसके अंतर्गत लिखा हुआ है, अफगान के गजनी में अल्पतगीन ने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। थोड़ी देर मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान में क्या की थी, तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है ना। और अपना दामाद किसको बनाया था, सबकतगीन को बना दिया था, ठीक है ना। अब सबकतगीन क्या करता है, 986 ईस्वी में सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद ये आक्रमण किस पर करता है, आक्रमण करता है जयपाल पर, ठीक है ना, किस पर करता है, जयपाल पर करता है। देखिए नोट पॉइंट में मैंने आपकी एक चीज लिखा रखी कि भारत पर तुर्क जाति का पहला आक्रमण माना जाता है, क्योंकि आपको पता है ना, तो सबसे पहला आक्रमण किसने किया था, सबसे पहला आक्रमण तो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और उसके बाद जो आक्रमण किया था वो किसने किया था, तुर्क जाति की आक्रमण किया था, यानी तुर्क जाति के जितने भी राजा थे उन्होंने आक्रमण किया था। जितने भी राजा क्या था, एक राजा था जिसका नाम था सबकतगीन, ठीक है ना। तो तुर्क जाति का ये पहला आक्रमण माना जाता है, कौन सा, सिंध का आक्रमण। उस समय राजा कौन था, जयपाल था, ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। इसमें लिखा हुआ है, दोनों ही राजा लूट करके वापस चले गए थे और उन्होंने अधिकार नहीं किया था। यानी कि कहने का मतलब है, सबसे पहला जो आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, वो सिंध को लूट करके वापस चला गया, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा आक्रमण किया था वो किया था सबकतगीन ने, ठीक है ना, वो भी सिंध को लूट करके वापस चला गया। इस तरह से दोनों राजा लूट करके वापस चले गए, यानी कि उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित नहीं किया था, यानी कि राज तो किया था, थोड़े दिन किया था, लेकिन उसके बाद वो लूट करके अपनी जगह पर वापस चले गए, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले आक्रमण की। जो अगला आक्रमण वह है मोहम्मद गौरी या फिर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का आक्रमण। अब देखिए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में जानने से पहले थोड़ी 2-4 पॉइंट इस शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की कुछ उपनाम है। सबसे पहला उपनाम है उसका जंगी, ठीक है ना, क्या बोलते थे उसको, जंगी बोलते थे, क्योंकि ये जंग लड़ना ज्यादा पसंद करता था, ठीक है ना। उसके बाद इसका दूसरा नाम आता है मोहम्मद बिन साम। तो इस तरह से इसके 2 नाम है, सबसे पहला उपनाम है जंगी और दूसरा है इसका मोहम्मद बिन साम। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे इसमें लिखा हुआ है, इसको संसबानी वंश का माना जाता है। किस वंश का माना जाता है, संसबानी वंश का मोहम्मद बिन गौरी को माना जाता है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बन जाता है। कौन बन जाता है, मोहम्मद बिन गौरी 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बन जाता है। यानी कि एक बात समझिए, 986 ईस्वी में गजनी का शासक कौन था, सबकतगीन था, ठीक है ना, कौन था, सबकतगीन था। 986 ईस्वी के बाद अगली ईस्वी आती है 1000 ईस्वी, उसके बाद आती है 11वीं ईस्वी, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं 1173वीं ईस्वी की। तो 986 ईस्वी में जो आपका गजनी का शासक था वो था आपका सबकतगीन, ठीक है ना। उसके बाद गजनी का शासक बन जाता है 1173 ईस्वी में कौन, मोहम्मद बिन गौरी, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। तो 1173 ईस्वी में गजनी, यानी कि अफगानिस्तान में जो एक जगह है ना उसका नाम है, अफगानिस्तान की एक जगह का नाम है गजनी, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान की एक जगह है गजनी, उसका शासक बन जाता है 1173 ईस्वी में कौन, मोहम्मद बिन गौरी, ठीक है ना। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन गौरी के आक्रमण। देखिए मोहम्मद बिन गौरी के आक्रमण मैंने आपके लिए क्रम से लिखा रखे हैं। मोहम्मद बिन गौरी ने एक आक्रमण नहीं किया, उसने बहुत सारे आक्रमण किए थे। वो कौन कौन से आक्रमण किए थे वो समझ लीजिए क्रम बाई क्रम। मोहम्मद बिन गौरी का सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था मुल्तान पर। उसने मुल्तान पर 1175 ईस्वी में, कब, 1175 ईस्वी में आक्रमण किया। एक बात बताइए, 1173 ईस्वी में ये गजनी का शासक बन गया अफगानिस्तान का। 2 साल ही हुए थे, 2 साल होने के बाद 1175 ईस्वी में पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान का एक एरिया है जिसको बोलते हैं मुल्तान, उस पर इसने आक्रमण किया, ठीक है ना। वहां पर एक जाति थी जिसका नाम था करम जाति, ठीक है ना, यानी कि करमाथी जाति या फिर उसको बोल सकते हैं। तो करमाथी जाति के लोग वहां पर रहते थे, उन लोगों पर इसने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद इसने मुल्तान पर क्या कर लिया, शासन कर लिया, ठीक है ना। मुल्तान पर शासन कर लिया किसने, मोहम्मद बिन गौरी ने। उसके बाद ये अगला आक्रमण करता है भारत की तरफ। अब भारत की तरफ यदि हम बात करें, जब इसने मुल्तान पर कर लिया तो इसने अगला आक्रमण किया था गुजरात पर। ये 1178 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1178 ईस्वी में। तो सबसे पहला आक्रमण मुल्तान पर 1178
75 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा जो आक्रमण किया था वो गुजरात पर किया था, वो 1178 ईस्वी में किया था, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। अब 1178 ईस्वी में गुजरात पर इसने जब आक्रमण किया था, तो देखिए इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है तब राजा भीमदेव सेकंड था। किसका? गुजरात का राजा था भीमदेव सेकंड, ठीक है ना। इस भीमदेव सेकंड को मूल राज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मूल राज के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को पाटन का युद्ध या फिर अहिलवाड़ा का युद्ध भी कहते हैं। ये जो कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है ना। देखिए यदि हम बात करें पाटन वाले इस एरिया की या फिर अहिलवाड़ा वाले एरिया की, तो ये पाटन एरिया या फिर अहिलवाड़ा एरिया उस समय कहाँ पर था? गुजरात में था, और इस समय भी ये गुजरात में उपस्थित है, ठीक है ना। तो इसको पाटन का युद्ध या फिर अहिलवाड़ा का युद्ध कहते हैं। और भीमदेव सेकंड ने मोहम्मद बिन गौरी के साथ ये युद्ध लड़ा था, ठीक है ना, जिसको हम पाटन का युद्ध फिर अहिलवाड़ा का युद्ध भी कहते हैं। आगे लिखा हुआ है आबू पर्वत के पास इस युद्ध में भीमदेव सेकंड ने गौरी को हरा दिया। यानी कि मोहम्मद बिन गौरी ने भारत पर आक्रमण तो किया था, लेकिन भारत में गुजरात पर उसने गलत आक्रमण कर दिया। गलत क्यों कर दिया? क्योंकि गुजरात में जो राजा रह रहा था उसका नाम था भीमदेव सेकंड। इस भीमदेव सेकंड की वीरता के किस्से उस समय बहुत प्रचलित में थे, तो प्रचलन में होने के कारण इसको फिर भी समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों। इसने क्या किया, इस भीमदेव सेकंड पर आक्रमण कर दिया, और भीमदेव सेकंड ने इसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया, ठीक है ना। भीमदेव सेकंड ने पराजित कर दिया तो ये वापस चला गया। कौन चला गया? मोहम्मद गौरी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने इसमें एक नोट पॉइंट लिखा रखा, पहले इसको पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है भारत में गौरी की पहली ये पराजय मानी जाती है, याद रखना चीज को। तो मोहम्मद बिन गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? आपके जो भीमदेव सेकंड थे गुजरात के, उस राजा ने किया था, और ये भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी, ठीक है ना। अब इसको बात की जो वीरता थी ना उसका पता तो चल गया होगा, लेकिन ये कहाँ मानने वाला था? ये पक्का कमीना आदमी था। उसके बाद इसने जो अपना अगला आक्रमण किया था, तीसरा आक्रमण, वो देवल पर किया था। अब देवल की यदि हम बात करें, देवल कहाँ पर है? ये सिंध प्रदेश की राजधानी थी। इसकी थी? सिंध प्रदेश की राजधानी थी, और सिंध प्रदेश मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। उस पर आक्रमण करता कौन करता है? मोहम्मद बिन गौरी। यहाँ पर ये 1182 ईस्वी में आक्रमण करता है। कब करता है? 1182 ईस्वी के इर्द गिर्द। वहां से हार कर चला गया। अब इसने गुजरात पर नहीं किया, अब ये पहले सिंध वाले एरिया को जीतता है, जो कि गुजरात से पहले पड़ता है, ठीक है ना। ये सिंध वाला एरिया गुजरात से पहले पड़ता है, पहले इसको जीत लेता है। जीतने के बाद 1182 ईस्वी में जब ये सिंध प्रदेश पर आक्रमण करता है देवल पर, तो यहाँ पर क्या घटना होती है? यहाँ का एक शासक था जिसका नाम था सुमरा। क्या नाम था? सुमरा। ये इस सुमरा को हरा देता है। हराने के बाद इसको जो प्रथम विजय मिली थी भारत के अंतर्गत, या फिर ऐसा समझ ले सिंध प्रदेश के अंतर्गत इसको जो प्रथम विजय मिली थी, उस विजय को उसने देवल विजय युद्ध कहा था। क्या कहा था? देवल विजय युद्ध। यानी कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहली जो भारत के अंतर्गत विजय मिली थी वो मिली थी देवल पर, जो कि सिंध वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है ना। इसको हम देवल विजय युद्ध भी बोलते हैं। ये 1182 में किया था, और यहाँ का जो राजा था वो था सुमरा, ठीक है ना। अब सुमरा राजा को इसने हरा दिया था, लेकिन इसकी जो सबसे पहली पराजय हुई थी वो गुजरात में हुई थी, और गुजरात में इसने सबसे पहला आक्रमण किया था भारत में। वो वहां पर ये अपने उल्टे मौकी खाकर वापस आ गया, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं इसके अगले आक्रमण की। अगला आक्रमण इसने सयालकोट पर किया था 1185 ईस्वी में। जो सयालकोट है वो पंजाब में है, ठीक है ना। इसको हम पंजाब विजय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ विशेष बात नहीं है, ये आक्रमण की आप तिथि याद रख लेना बस, ठीक है ना। ये कहाँ पर किया था? सयालकोट में, पंजाब पर किया था। अब बात करते हैं इसके अगले आक्रमण की। अगला आक्रमण इसने तबर हिंद या फिर सर हिंद पर किया था, जो कि पंजाब और बठिंडा वाले एरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। किसके अंतर्गत आता है? पंजाब और बठिंडा वाले एरिया के अंतर्गत आता है तबर हिंद, सर हिंद। ये वर्तमान में आता है, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसने कब आक्रमण किया था? यहाँ पर 1188 और 1189 के इर्द गिर्द आक्रमण किया था। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अधिकार था। किसका अधिकार था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय वही पृथ्वीराज चौहान है जिसके किस्से हम लोग टीवी फिल्मों में देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसका अधिकार था? पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था। अब देखिए इसने जो अपना पांचवा आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, किस पर कर दिया? पृथ्वीराज चौहान के अधिकार क्षेत्र पर कर दिया। अब इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इसको पता नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान कितना बड़ा वीर था, ठीक है ना। तो इसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अधिकार क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, जिसका नाम था तवर हिंद या फिर सर हिंद, ठीक है ना। इस पर आक्रमण करने के बाद क्या होता है? इसके बाद मोहम्मद गौरी को पता चलता है कि जो तवर हिंद या फिर सर है ये पृथ्वीराज चौहान का एरिया, ठीक है ना। अब ये क्या करता है? ये कवास उल मुल्क, जो कि मोहम्मद गौरी का एक दास है, ठीक है ना, उसको पृथ्वीराज चौहान के पास भेजता है संधि के लिए। ये दास को क्यों भेजता है? क्योंकि मोहम्मद गौरी को पता चल गया था कि ये पूरा का जो पूरा एरिया है तवर हिंद सर हिंद का, ये किसका है? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान अपने आप में काफी वीर पुरुष हैं, वीर राजा हैं। तो वो पृथ्वीराज चौहान के पास एक दास को भेजता है जिसका नाम है कवास उल मुल्क, ठीक है ना। कवास उल मुल्क को इसलिए भेजता ताकि वो पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी से संधि कर ले। किसके लिए भेजा था? यहाँ पर लिखा हुआ है संधि के लिए भेजा था, ठीक है ना। लेकिन क्या करता जो पृथ्वीराज चौहान है ना, इस पृथ्वीराज चौहान ने इसकी संधि के लिए इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि मैं संधि नहीं करूंगा, मुझे मेरा क्षेत्र वापस चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? जब आपका जो पांचवां युद्ध हुआ था ना, तवर हिंद सर हिंद का युद्ध, तो इसने क्या किया? मोहम्मद गौरी ने इस पर आक्रमण कर लिया पृथ्वीराज चौहान के पूरे क्षेत्र पर। आक्रमण करने के बाद पृथ्वीराज चौहान अब चुप थोड़ी बैठने वाला था, तो पृथ्वीराज चौहान ने लगभग 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध किया। प्रथम तराइन का युद्ध बोलते हैं जिसको, 1191 ईस्वी में किया था। ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है ना। तराइन कहाँ पड़ता है?
हरियाणा में पड़ता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने प्रथम तराइन का युद्ध किया था 1191 ईस्वी में। किससे किया था? मोहम्मद गौरी से किया था। याद रखना इस चीज को। तो मोहम्मद गौरी से युद्ध करने का कारण क्या था? तरहिंद या फिर सवर हिंद पर जिसने आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, इसको जीत लिया था मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी से तरहिंद को वापस लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने तराइन का युद्ध किया। अब ये युद्ध कब किया था? ये युद्ध 1191 ईस्वी में किया था। ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए तराइन के युद्ध, पानीपत के युद्धों के बारे में लिख दिया एक नोट पॉइंट में। पानीपत और तराइन के युद्ध के बारे में क्या लिखा है? क्योंकि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे और तराइन के भी 3 युद्ध हुए थे। इनकी जो डेट होती है ना, उनको अक्सर एग्जाम के अंतर्गत पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर एक नोट पॉइंट लगा करके पानीपत के युद्धों को और तराइन के युद्धों को लिख दिया है। वैसे मैं आपको ये पानीपत का युद्ध करवा दूंगा, जब मुगल काल करवाऊंगा उस समय आपको पानीपत का युद्ध करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है ना। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर क्या लिखवा रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, दूसरा हुआ 92 में, और जो थर्ड युद्ध हुआ था वो हुआ था 1215 या फिर 16 ईस्वी में। ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। तो पहला कब हुआ? 1191 ईस्वी में, दूसरा कब हुआ? 1192 ईस्वी में, और जो तीसरा कब हुआ? तीसरा हुआ था 1215 ईस्वी में। ठीक है ना। इस तरह से तीनों युद्धों की डेट है। वैसे मैं आपको तीनों युद्धों को क्रम बाई क्रम करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको याद रखाने के लिए, क्योंकि कुछ नोट पॉइंट ऐसे होते हैं जो बीच बीच में लिखा देने चाहिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना। इसलिए मैंने इनको लिखा दिया है। यदि हम बात करें पानीपत के युद्धों की, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और सेकंड युद्ध हुआ था 1556 में, जो थर्ड युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है ना। इनको याद रख लेना। वैसे मैं आपको पानीपत के युद्ध जब विस्तार से करवाऊंगा तब भी आपको याद रह जाएंगे। अब बात करते हैं इन युद्धों की। तो इन युद्धों का जो पूरा का पूरा क्षेत्र था वो क्षेत्र था हरियाणा। यानी कि 6 के 6 युद्ध कहाँ पर हुए थे? हरियाणा में हुए थे। तराइन के 3 युद्ध और पानीपत के तीनों युद्ध हरियाणा में हुए थे। ठीक है ना। अब बात करते हैं इस युद्ध के अंतर्गत जो आपका जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, किस किस के बीच हुआ था? ये युद्ध मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में चौहान जीत चुका था। ठीक है। यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। किस युद्ध में? 1191 के प्रथम युद्ध में। ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। अब मोहम्मद गौरी की यदि हम बात करें, तो मोहम्मद गौरी को इस तरह से भारत में 2 बार अब तक हार मिल चुकी है। पहली हार मिली थी गुजरात के राजा ने इसको हराया था, जिसको हम भीमदेव सेकंड बोलते हैं। ठीक है ना। और जो दूसरी हार मिली थी, इसको मिली थी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान ने इसको हराया था। तो इस तरह से अब तक इसको 2 हार मिल चुकी हैं। तो दूसरी हार किसने दी थी? पृथ्वीराज चौहान ने दी थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत चुका था। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। इस युद्ध में आगे लिखा हुआ है चौहान का सेनापति था जिसका नाम था गोविंद राज। क्या नाम था? गोविंद राज। ये पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था जो रणथंभौर के चानों की नींव रखता है। ठीक है ना। किसकी नींव रखता है? रणथंभौर के चानों की नींव रखता है। यानी कि यदि हम बात करें इस 1191 ईस्वी के पृथ्वीराज चौहान की, तो 1191 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान ने ये युद्ध किया था, तो इस युद्ध में इसका एक सेनापति था जिसका नाम था गोविंद राज। इस गोविंद राज ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को छोड़ करके, यानी पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये कहाँ पर आ गया? सवाई माधोपुर रणथंभौर में आ गया था, जहाँ पर चौहान वंश की नींव रखी थी। ठीक है ना। किसकी नींव रखी थी? चौहान वंश की नींव रखी थी। चौहान वंश की नींव में आपको जब राजस्थान हिस्ट्री करवाऊंगा तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो आप इतना ही रखिए। देखिए सारे युद्धों को पढ़ाने के बाद मैं आपके लिए एक हल्का सा ओवरव्यू भी बताऊंगा कि सारे युद्ध कहाँ कहाँ पर हुए थे, किन किन के बीच में, तो मैं आपको सारा बिना पीडीएफ के भी समझा दूंगा। ठीक है ना। टेंशन मत लेना। फिलहाल तो आप पीडीएफ को समझ लीजिए। देखिए मैं आपके लिए पीडीएफ से इसलिए समझाता हूँ क्योंकि आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता हूँ, पीडीएफ से ही समझाता हूँ, तो आपको पीडीएफ जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे पीडीएफ को हटाने के बाद मैं इसके सारे युद्धों को दोबारा से व्हाइट बोर्ड पर समझा दूंगा। ठीक है ना। टेंशन मत लेना। आगे लिखा हुआ है तराइन के सेकंड युद्ध के बारे में। अब देखिए 1191 का युद्ध जब हार चुका था कौन? मोहम्मद गौरी हार चुका था। तो उसके बाद मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने जब प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था, तो मोहम्मद गौरी अपने क्षेत्र में वापस चला गया। लेकिन मोहम्मद गौरी को इस बात की टीस लग गई थी। किस बात की? इस 1191 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था ना, तो इस बात की इसको टीस लग गई थी तराइन के प्रथम युद्ध की। तो मोहम्मद गौरी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। किसके लिए? 1192 के द्वितीय युद्ध के लिए। लेकिन इसने क्या किया? जो हमारा पृथ्वीराज चौहान था ये भ्रमित हो गया था पद से। इसने इसको छोड़ तो दिया था, लेकिन इसको पता नहीं था कि ये दुश्मन जो है पीछे से अटैक कर सकता है। तो इसने छोड़ दिया, ये पद से भ्रमित हो गया, इसने तैयारी करना बंद कर दिया। ठीक है ना। और ये अपना जो मोहम्मद गौरी था इसने तैयारी युद्ध की करना चालू कर दिया। तो दोबारा से अब तैयारी युद्ध की करना चालू कर दिया, इसका परिणाम क्या हो सकता है आपको पता ही है। अब जो पृथ्वीराज चौहान था ना, ये पृथ्वीराज चौहान किस किस चीज में बिजी हो गया था वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा दिया, किन किन चीजों के अंतर्गत ये बिजी हो गया था और किस वजह से ये हार चुका था। देखिए यहाँ पर पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको थ्योरी को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा हिस्ट्री और अच्छी तरह से समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में? गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था दोबारा से। और इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार चुका था। ठीक है ना। 1192 के द्वितीय युद्ध में। और यहाँ पर इसको पकड़ कर ले गए थे पृथ्वीराज चौहान को। कौन पकड़ करके ले गया था? मोहम्मद गौरी इसको पकड़ कर ले गया था पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ कर ले जाने के बाद इसको अपने दरबार में ले गया मोहम्मद गौरी। अब यहाँ पर ये पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा दिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्रबरदाई चौहान का दरबारी विद्वान था, युग पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा। देखिए
अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान की, तो पृथ्वीराज चौहान का जो एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, ठीक है ना। क्या नाम था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता को देखते हुए उसने एक पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ लिखा था चंद्रबरदाई ने। इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में लिखा हुआ है कि चंद्रबरदाई गजनी गया था, यानी कि मोहम्मद गौरी के पास गया था, और गौरी को पृथ्वीराज चौहान जो था उसके हाथों से मरवा दिया था, और मरवाने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने खुद को अपने आप में कटार मार ली, और मोहम्मद गौरी ने भी खुद को अपने आप में कटार मार ली। अब देखिए आप इन सारे युद्धों का एक तरह से ओवरव्यू देख लीजिए, ताकि आपको सारे के सारे युद्ध अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरह से ये युद्ध हुए थे और कौन कौन के बीच में ये युद्ध हुए थे, ठीक है ना। देखिए मैंने आपके लिए तराइन के प्रथम युद्ध तक जितने भी अब तक आक्रमण करवाए हैं वो सारे आक्रमण मैं आपके लिए एक ओवरव्यू के माध्यम से समझा देता हूँ, ठीक है ना। तिथि के अनुसार समझाऊंगा, क्रम बाई क्रम समझाऊंगा। उसके बाद इनको समझने के बाद हम अगले आक्रमणों की तरफ चलेंगे, आगे की थ्योरी की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। इसके अंतर्गत सबसे पहला आक्रमण आता है आपका 712 ईसा पूर्व का। 712 ईसा पूर्व में दाहिर पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। किस पर किया था? दाहिर पर आक्रमण किया था। दाहिर कहाँ का राजा था? यह सिंध का राजा था। और किसने आक्रमण किया था इस पर? इस पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर आक्रमण किया था, दाहिर को पराजित कर दिया। दाहिर की रानी ने यहाँ पर जोहर कर लिया और दाहिर ने यहाँ पर जजिया कर लगा दिया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड तिथि की, और सेकंड तिथि आपकी 986 ईसा पूर्व। 986 ईसा पूर्व में जयपाल पर आक्रमण किया था। किसने किया था? जयपाल पर आक्रमण किया था सुबक्तगीन ने, ठीक है ना। सुबक्तगीन और जयपाल दोनों में आपस में युद्ध हुआ था। अब देखिए जयपाल कहाँ का राजा था? जयपाल आपके सिंध का राजा था, ठीक है ना। कहाँ का राजा था? सिंध का राजा था। और सुबक्तगीन आपके गजनी का राजा था, ठीक है ना। कहाँ का राजा था? गजनी का राजा था। अब एक बात बताइए, सुबक्तगीन गजनी का राजा था, लेकिन इसके बाद जो अगली तिथि आती है वो आती है आपकी 1173 ईस्वी। 1173 ईस्वी इसलिए आती है क्योंकि पहले सुबक्तगीन गजनी का शासक था, लेकिन अब जो गजनी का शासक है वो कौन है? वो है आपका मोहम्मद गौरी, ठीक है ना। कौन है? मोहम्मद गौरी आपका गजनी का शासक है। 1173 ईस्वी में उसने क्या किया? मोहम्मद गौरी ने जो आपके जो सुबक्तगीन के वंशज थे ना उनको हरा दिया, और गजनी पर उसने खुद ने शासक कर लिया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। अब मोहम्मद गौरी धीरे धीरे आक्रमण करता है किस पर? भारत की तरफ। तो सबसे पहले इसने आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने 1173 के बाद 1175 ईस्वी में। कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था, और ये आक्रमण करमाथी जाति के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था? करमाथी जाति। और करमाथी जाति कहाँ पर रह रही थी? करमाथी जाति आपके मुल्तान में रह रही थी। कहाँ पर रह रही थी? मुल्तान में करमाथी जाति रह रही थी। और जो मुल्तान पड़ता है वो आपके पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान वाले बीच का एरिया पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो 1175 ईस्वी का आक्रमण किया था वो मोहम्मद गौरी ने करमाथी जाति पर किया था, ये मुल्तान पर किया था। पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान वाले एरिया में पड़ता है मुल्तान, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने अगले आक्रमण की। अगला आक्रमण है आपका 1178 ईस्वी का। मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गौरी भारत की तरफ बढ़ जाता है। किसकी तरफ बढ़ जाता है? भारत की तरफ। और भारत में वो 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है, ठीक है ना। किस पर करता है? गुजरात पर आक्रमण करता है। लेकिन बदकिस्मती से इसको पता नहीं था, इसको पता होना चाहिए था। गुजरात का राजा था भीमदेव सेकंड। कौन था? भीमदेव सेकंड। और इस किसके साथ युद्ध होता है? भीमदेव सेकंड का मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध होता है, ठीक है ना। ये 1178 ईस्वी में होता है, लेकिन मोहम्मद गौरी को यहाँ पर इसकी मुंह की उल्टी खानी पड़ती है, यानी कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है, ठीक है ना, और वापस से अपने स्थान पर चला जाता है। 1178 ईस्वी के बाद अगला आक्रमण होता है 1182 ईस्वी में। 1182 ईस्वी में ये देवल पर आक्रमण करता है दोबारा से। कौन? मोहम्मद गौरी। अभी मोहम्मद गौरी का आक्रमण चला, याद रखना इस चीज को। तो देवल पर आक्रमण करता है कौन? मोहम्मद गौरी करता है। देवल का राजा कौन था? देवल का राजा था आपका सुमरा, ठीक है ना। कौन था? सुमरा इसका देवल का राजा था, याद रखना। उसके बाद मोहम्मद गौरी का अगला आक्रमण आता है 1185 ईस्वी का। तो 1185 ईस्वी में उसने सयालकोट पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? सयालकोट पर आक्रमण किया था। इसको आप याद रख लेना, बस आपकी तिथि याद रख लेना। सयालकोट पंजाब में पड़ता है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। अब इसके बाद जो अगला आक्रमण आता है आपका वो आता है 1188 या फिर 1189 ईस्वी का आक्रमण। ये भी मोहम्मद गौरी ने किया था। ये कहाँ पर किया था? ये तवर हिंद पर या फिर सर हिंद पर किया था, ठीक है ना। कहाँ पर किया था? सर हिंद या फिर तवर हिंद पर यह आक्रमण किया था। अब देखिए 1188 या 1189 ईस्वी का आक्रमण मोहम्मद गौरी के लिए भारी पड़ गया। भारी क्यों पड़ गया? क्योंकि तवर हिंद का जो एरिया था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एरिया था। किसका था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एरिया था। लेकिन जब मोहम्मद गौरी को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय वीर योद्धा है, तो इसने क्या किया? मोहम्मद गौरी ने 1188 या फिर 1189 ईस्वी में एक अपना दास भेजा था, जिसका नाम था कवास उल मुल्क, ठीक है ना। क्या था? कवास उल मुल्क उस दास का नाम था। तो उसने कवास उल मुल्क किसके पास भेजा? इसने इस दास को किसके पास भेजा? पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को।
अब बात करते हैं अगले आक्रमण की। अगला आक्रमण है आपका 1191 ईस्वी का आक्रमण। अब देखिए, जब मोहम्मद गौरी ने कवास उल मुल्क को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा था, तो पृथ्वीराज चौहान से ये कहने के लिए भेजा था कि पृथ्वीराज चौहान आप मोहम्मद गौरी के साथ संधि कर लो, ठीक है ना। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने संधि के लिए मना कर दिया था। मना करने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को युद्ध के लिए ललकार दिया। युद्ध के लिए ललकारने के बाद क्या हुआ, 1191 का त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है ना। क्या हुआ था, त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। ये किस किस के बीच हुआ था, ये पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत चुके थे, ठीक है ना। तो इस तरह से 1191 के युद्ध सारे के सारे मैंने आपको युद्ध पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला युद्ध आता है आपको 1192 ईस्वी का, जो कि त्राइन का सेकंड युद्ध था। कौन सा युद्ध था, त्राइन का सेकंड युद्ध। देखिए, इसकी थ्योरी मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अब आप व्हाइट बोर्ड पर समझ रहे हो तो इसको पहले समझ लीजिए कि त्राइन का सेकंड युद्ध क्यों हुआ था और इसमें किसकी हार हुई थी। देखिए, यदि हम बात करें त्राइन के सेकंड युद्ध की, तो यह युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। लेकिन बदकिस्मती से पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गए थे और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जीत गए थे। अब देखिए, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हारने का मोहम्मद गौरी के जीतने का बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि जब 1191 ईस्वी का युद्ध हुआ था ना, तो इस 1191 के ईस्वी के युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था। जब मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था तो मोहम्मद गौरी को इस बात की टीस लग गई थी। किस बात की टीस, 1191 ईस्वी की टीस। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया, अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अपनी तैयारी करता रहा, लेकिन जो अपना पृथ्वीराज चौहान था ये भूल चुका था कि मोहम्मद गौरी दोबारा से इस पर आक्रमण कर सकता है। तो मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। अब पृथ्वीराज चौहान जो थे वो अपनी आर्थिक स्थिति से कमजोर थे, यानी कि वो अपने युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। अब युद्ध के लिए तैयार क्यों नहीं थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ब्याह शादी के चक्कर में पड़ चुके थे। देखिए, पृथ्वीराज चौहान की जो शादी की स्टोरी है वो एक अलग से चलती है कि पृथ्वीराज चौहान ने शादी किस तरह से की थी, किस तरह से नहीं की थी। इसमें क्या हुआ था, जब पृथ्वीराज चौहान शादी के चक्कर में पड़ चुका था ना, तो उस समय इसने कई राजाओं से दुश्मनी मोल ले ली थी, ठीक है ना। दुश्मनी हो जाने की वजह से पृथ्वीराज चौहान का अन्य राजाओं की तरफ ध्यान ज्यादा हो गया था, लेकिन जो मोहम्मद गौरी इसने छोड़ा था, उस मोहम्मद गौरी की तरफ इसने ध्यान नहीं दिया। मोहम्मद गौरी अपनी तैयारी करता रहा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान सिर्फ दुश्मनी निभाता रहा अन्य राजाओं से। इसकी वजह से क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जो था मोहम्मद गौरी से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। अब देखिए, इसकी जो शादी की स्टोरी क्या होती है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और 100% बताऊंगा, टेंशन मत लेना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अपने दोस्तों को बता देना कि मैं आपके लिए इंडिया जीके का संपूर्ण कोर्स करवाने जा रहा हूँ। फ्री ऑफ कोर्स है, टेंशन मत लेना। आपके लिए एक एक पार्ट डालता रहूंगा, अपने नोट्स बनाते रहना। पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। अगली स्टोरी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।